स्वरचित कविताएं एवं मोटिवेशनल स्पीच और स्टडी मटेरियल के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्पेशल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र कुमार स्पेशल। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र कुमार स्पेशल पर। और मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की राजनीति और बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। इसका हम पढ़ेंगे आज दूसरा अध्याय का नाम है संघवाद। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप साथ में कॉपी या पेन कुछ ऐसा जरूर लेके बैठें जिससे कि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो पाए और आप अपने स्टडी को सुचारू रूप से गतिशील प्रदान कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक संघवाद। तो यह संघवाद जो टॉपिक है यह सत्ता की साझेदारी वाले चैप्टर से बहुत रिलेटेड करता है, यानी मिला जुला हुआ है, एकदम मिलता जुलता है सत्ता की साझेदारी से। ठीक है, हमने सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत दो देशों के बारे में पढ़ा था, श्रीलंका और बेल्जियम। तो वहां पे हमने ये देखा था कि श्रीलंका में किस तरह के आंतरिक तनाव थे, यानी सत्ता को लेकर किस तरह के तनाव थे, और बेल्जियम में किस तरह के तनाव थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बेल्जियम ने समझदारी दिखाई। बेल्जियम के नेताओं ने क्या किया कि वहां के जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी उनको परखा, वहां के जो जाति भाषा के आधार पर चल रही विवाद थे उनको जानने का प्रयास किया। और क्या किया बाद में कि वहां की दो तीन शक्तियां बन गई। ठीक है, यानी दो तरह की सरकारें बनाई, केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे। और शक्तियां जो थी वो केंद्र से थोड़ी बहुत क्या हुई को राज्य को भी दे दी गई, जिसके जरिए क्या हुआ कि राज्य को केंद्र सरकार के ऊपर नहीं रहना पड़ा। देखिए अब समझ में आ रहा होगा आपको कि जो बेल्जियम था वो समझदारी का काम किया था और वहां के नेताओं ने जब क्षेत्रीय आकांक्षाओं को परखा, ठीक है, तो दो स्तर की सरकारें बनी, केंद्र स्तर की और राज्य स्तर की। और केंद्र स्तर की जो सरकारें थी वो कुछ शक्तियां राज्य स्तर को दे दी, जिससे कि जो राज्य स्तर की सरकार है उसे केंद्र स्तर की सरकार पर डिपेंड ना रहना पड़े और केंद्र सरकार को राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। तो अब बात करते हैं संघवाद की। ठीक है, एक देखिए संघवाद की, एक ऐसी शासन व्यवस्था, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार के विभिन्न शक्तियों के बीच बंटवारा किया जा सके, और ऐसी क्रिया को संघवाद कहते हैं। देखिए, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य के विभिन्न शक्तियों को सरकारों के बीच विभक्त किया जा सके उसे संघवाद कहते हैं। ठीक है, अब आई होप समझ में आया होगा कि संघवाद क्या होता है। यानी संघवाद का मतलब संघ में रहना, संघीय शासन प्रणाली। हमारे देश में दो प्रकार की अगर देखा जाए तो शासन प्रणाली थी पहले, लेकिन अब नहीं है, अब सिर्फ संघीय शासन प्रणाली है। तो जो दूसरी शासन प्रणाली क्या है वो है एकात्मक शासन प्रणाली। जैसे कि श्रीलंका में क्या हुआ, सरकार जिस तरह चाह रही थी वैसे कार्य कर रही थी। देखिए वहां पे सिंगली भाषा को प्राथमिकता मिला था और तमिल को नहीं मिल पाया था। तो और जो कानून था वहां का वो सिंगली भाषा को राज्य कानून का भाषा घोषित किया था और तमिल को नहीं ठुकरा रहे थे। तो ये क्या होता है, एकात्मक शासन प्रणाली, यानी अपना ही कब्जा जमाना। लेकिन संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि उसमें अगर कोई दूसरा व्यक्ति ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो जो दूसरा पक्ष है उस पर अंकुश लगा सकता है। ठीक है, तो ऐसी क्रिया को संघवाद कहते हैं, यानी मिलजुल कर कार्य करना। संघवाद का मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना। और मैंने पीछे बताया कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके तहत राज्य मतलब यहां पॉलिटिकल साइंस पे राज्य मत समझना स्टेट वाला, ये सरकार या फिर देश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राज्य के विभिन्न शक्तियों को विभिन्न सरकारों के बीच विभक्त करने की क्रिया को संघवाद कहते हैं। और अब हम पढ़ते हैं संघवाद की कुछ विशेषताएं। तो देखिए संघवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली कि इसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती है। जी हां,
देखिए हमने पढ़ा था पहले एकात्मक, एकात्मक मतलब एक ही स्तर की सरकारें रहेंगी। वहां पे जैसे केंद्र सरकार थी श्रीलंका में, तो केंद्र सरकार का ही वर्चस्व रहेगा, वहां पे राज्य स्तर की सरकारें नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, पहला विशेषता संघवाद की यह है कि इसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे भारत की, तो भारत में कितने स्तर की सरकारें, 3 स्तर की सरकारें हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और त्रिस्तरीय सरकार यानी स्थानीय शासन या फिर पंचायती राज। ठीक है, तो अच्छा अब बात करते हैं कि इसमें विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक पर शासन करती हैं। देखिए जो संघवाद होता है इसमें विभिन्न, जैसे हमने 3 स्तर की सरकारें बताई, केंद्र, राज्य और स्थानीय यानी पंचायती। तो अब उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, जैसे कोई, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, ठीक है, और हमारे भारत में 3 स्तर की सरकारें होती हैं। पहली केंद्र सरकार, दूसरी राज्य, तीसरी स्थानीय शासन यानी पंचायती राज। तो क्या हमारे ऊपर केंद्र सरकार नहीं शासन कर रही है? यूपी जो है वो भारत के अंतर्गत है, और जब केंद्र सरकार है वो पूरे देश को संचालित करती है, और लेकिन हम जो हैं हम यूपी के अंदर के पार्ट हैं, तो हमारे ऊपर क्या कर रहा है, पहले हमारी स्थानीय सरकार, फिर राज्य, फिर केंद्र, यानी तीनों स्तर की सरकारें हम पर शासन कर रही है। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक पर शासन करती हैं, यह दूसरी विशेषता हुई। हाँ, तीसरी बात विशेषता कि इसमें संविधान में यह स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि कौन से अंग किस कार्य को करेंगे। ठीक है, और कोई भी कानून बनाया जाता है तो वहां पे अकेले ही कोई सरकार नहीं बना सकती, यानी केंद्र स्तर की सरकार चाहे कि हम कोई भी कानून पारित कर दे तो वो नहीं हो सकता, उसके लिए सभी स्तर की सरकारों को मिलना पड़ेगा। यदि सभी सरकारें सहमति जताएंगी तब सरकार बनेगी। अच्छा अब हम बात करते हैं चौथी, तो इसमें विभिन्न राज्यों यानी जो विभिन्न स्तर की सरकारें होती हैं उनके कार्य करने के अलग अलग स्रोत होते हैं, यानी कहां से कितने फंड आएंगे इसके सब अलग अलग स्रोत होते हैं। अच्छा अगला पॉइंट यानी अगली विशेषता हम बात करते हैं, तो इसमें कोर्ट यानी अदालत अपने शक्ति से राज्य के विभिन्न सरकार की शक्तियों को तोल सकती है, मतलब अपने शक्ति के आधार पे राज्य की विभिन्न स्तर की शक्तियों पर व्याख्या कर सकती है, यानी वो बता सकती है कि किस राज्य की स्तर की जो सरकार है, नहीं जो भारत जैसे स्थानीय शासन की जो सरकार है उसकी शक्ति को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, या केंद्र सरकार है उसकी शक्ति को बढ़ाया जाए घटाया जाए, या राज्य सरकार की जो शक्ति है उसके शक्ति को बढ़ाया जाए या फिर घटाया जाए, इसके ऊपर वो निर्णय ले सकती है। अच्छा अब आगे बात करते हैं कि अगर संघीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो इसमें 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, भरोसा और विश्वास। तो यह थी हमारे कुछ संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। अच्छा अब बात करते हैं कि संघीय जो व्यवस्था है इसका गठन कैसे होता है, यानी ये बनती कैसे है। तो वही बात हुई कि 2 तरीके से बनती हुई है। पहले तो 2 राष्ट्रों को जोड़कर बनती है, जैसे उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हम ले लेते हैं, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक साथ जुड़ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इनके अंदर सत्ता का बंटवारा हो जाएगा, यानी शक्ति का विभाजन हो जाएगा, 2 स्तर या 2 से अधिक स्तर की सरकारें बन जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि संघीय व्यवस्था कहा जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पे क्या हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था। और एक अलग तरीका है कि एक ही बहुत बड़ा देश होता है, जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 29 स्टेट है यानी 29 राज्य हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि विभिन्न राज्यों को संगठित किया गया है, यानी विभिन्न राज्यों को बनाकर एक देश बना गया है। तो यहाँ पे काफी अंतर है। और यहाँ हमारे देश में तो भाई 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय यानी नगर पंचायत, ग्राम। तो हम बात करते हैं कि अब ये सरकारें काम कैसे करती हैं, काम क्या क्या करती हैं, भाई कुछ तो काम होंगे इनके। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये संस्थाएं काम क्या करती हैं। तो देखिए, अच्छा बेल्जियम की बात करते हैं थोड़ा सा पीछे। तो बेल्जियम में क्या हुआ था कि देखिए छोटा सा देश है बेल्जियम और श्रीलंका दोनों, और उसमें सत्ता को लेकर कितना माहौल खराब था, कितनी बड़ी संघर्ष हुए, है ना। लेकिन भारत तो इतने बड़े विशाल मुल्क वाला देश है, इसमें क्यों नहीं हुआ। तो क्या हुआ, यही सब तो कारण है कि एक राज्य था और राज्य को देश के अंदर गठित कर लिया गया है। और विभिन्न सरकार के हम बात करते हैं कि कार्य क्या क्या करती हैं, तो आइए कार्य के ऊपर हम विस्तार से नजर डालते हैं। तो आपने 3 सूचियों के बारे में सुना होगा,
केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्त सूची। तो केंद्र सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? देखिए, विदेशी व्यापार, बैंक और मुद्रा कोष। इनके ऊपर क्या है कि केंद्र निर्णय ले सकती है। अच्छा, राज्य के ऊपर हम बात करते हैं, पुलिस, व्यापार, सिंचाई और शिक्षा, है ना। देखिए, शिक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, पुलिस दोनों के लिए, सिंचाई और व्यापार ये सब दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस पे राज्य भी ले सकती है। वन, ये सब राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरी, यानी संवर्ती सूची। तो इसमें वन, विवाह, कृषि, मजदूर, ये सब क्या है कि ये दोनों स्तर की सरकारें लेती हैं निर्णय इस पे। शिक्षा भी हो गया इस पे, है ना। तो इसमें केंद्र स्तर की सरकारें हो या राज्य स्तर की सरकारें हो या फिर स्थानीय स्तर की सरकारें हो, ये सभी लेते हैं निर्णय जाकर, जो संवर्ती सूची है। जैसे कृषि, वन, विवाह, ये सब जो हमने विषय बताए थे ऊपर। तो इन विषय करीब करीब 5-5, 6-6 विषय दे रखे हैं, आप अपने बुक में पढ़ लेना इसको, ठीक है। अगर अब बात आती है कि आखिर संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, अगर हमारे देश में या किसी भी देश में ये जितने भी 3 सूचियां हमने बताए, इस पर सही तरीके से काम किया जाए तो सुचारू रूप से हमारी संघीय व्यवस्थाएं कैसे चलती है। इतना मैं छोटे से रूप में बता रहा हूं और मैं अगले पार्ट में बताऊंगा पूरी विस्तार से कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है ना। विकेंद्रीकृत से आप क्या समझते हैं, तो ये सब हम अगले पार्ट में बात करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं कि संघीय व्यवस्था का गठन कैसे हुआ और सरकार जो है वो कौन कौन से काम करती है। यहीं तक आज हमने पढ़ा है, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इसको हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।